हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा जो हमारी 7 तारीख से चालू हो रही है, 7 फरवरी से। उसके लिए हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों, यह जो हमारा आज के प्रश्न होंगे यह यूनिट 1 और यूनिट 2 से संबंधित होंगे, जिसमें हम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से हल कर से और देखिए कि आपको कितना अच्छा बन पा रहा है और कितने आप स्कोर कर रहे हैं। और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। हमारे बताने से पहले ही आप कमेंट अवश्य करें कि कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, आइए चलते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है हमारा, मानव भ्रूण का वह हिस्सा जो आदिम आंत जिसे हम प्रिमिटिव गट का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आप बताएं जल्दी से। तो दोस्तों, हम बता दें इसका प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, आद्रांत, जिसे हम आर्किटेरॉन के नाम से जानते हैं। यह मानव भ्रूण का वह हिस्सा होता है जो जो आंत होता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, यदि एक व्यक्ति केवल दूध, अंडों एवं रोटी का आहार करता है तो उसको कौन सा रोग हो सकता है। तो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडों और रोटी का आहार करेगा, सेवन करेगा, तो उसे स्कर्वी रोग हो सकता है। क्यों दोस्तों स्कर्वी रोग क्यों होगा? क्योंकि स्कर्वी में विटामिन सी की मात्रा को हम लेना पड़ता है। विटामिन सी हमें निरंतर क्या होना चाहिए, प्रतिदिन उसकी मात्रा लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति विटामिन सी के पदार्थों का सेवन नहीं करेगा तो उसे स्कर्वी होने की संभावना हो जाती है। तो दोस्तों, दूध, अंडे और रोटी में कोई भी खट्टापन नहीं होता है, अर्थात यह खट्टी चीज़ें नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, इडली जो कि एक दक्षिणी भारत का व्यंजन है, इनमें किस विटामिन की अधिकता होती है। तो दोस्तों, इडली में क्या होता है, यह एक दक्षिणी भारत का मुख्यतः व्यंजन है जिसकी अधिकता से, किसकी अधिकता से, तो इसमें विटामिन सी की अधिकता अधिक होती है। क्योंकि इसमें जो खमीर का उपयोग करते हैं, अर्थात कुछ खट्टे क्या होते हैं, इसमें चीज़ों का सेवन होता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर विटामिन सी हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है क्या होता है। तो दोस्तों, एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है उसे हम डायस्टेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दूध अपने पोषक मान के लिए बेजोड़ है फिर भी यह किसका घटिया स्रोत है। तो दोस्तों, दूध में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसे हम प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मानते हैं, किंतु इसमें सबसे अधिक जो घटिया स्रोत होगा उसका होगा लौह। क्योंकि दोस्तों इसमें आयरन की कमी होती है, आयरन नहीं मतलब लौह तत्व नहीं पाया जाता, इसलिए इसे घटिया स्रोत के नाम से हम जानेंगे कि इसमें नहीं पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में कौन सहायक है। तो दोस्तों, घाव भरने के लिए जो विटामिन सहायक होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी जो होता है वह घाव भरने के लिए क्या होता है, आवश्यक और सहायक होता है। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, प्रोटीन के लिए आवश्यक है। प्रोटीन क्यों आवश्यक है दोस्तों? तो प्रोटीन है दोस्तों नई कोशिकाओं की वृद्धि और विकास के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो दोस्तों, भोजन की आवश्यकता होती है हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, और नई कोशिकाओं एवं ऊतकों की मरम्मत एवं निर्माण के लिए इस हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे के विकास के लिए निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन सा होता है। तो दोस्तों, 14 वर्ष की आयु तक के जो बच्चे होते हैं उनके विकास के लिए हमें विटामिन डी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। कौन से विटामिन? विटामिन डी की आवश्यकता अधिक होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, आयोडीन युक्त हार्मोन है। तो आयोडीन जो युक्त हार्मोन होगा दोस्तों वह होगा थायरॉक्सिन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डिंब ग्रंथि का क्या कार्य क्या है। तो दोस्तों, जो डिंब ग्रंथि होती है उसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है यह प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। तो दोस्तों, शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है वह प्रोटीन से होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमसे, नवजात शिशु जो होते हैं, बचपन में जो बच्चे जन्म लेते हैं, नवजात होते हैं, उन्हें उनकी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों शैशवावस्था नवजात जो बच्चे होते हैं उनके उस समय जो हड्डियां होती हैं नवजात शिशु की 206 होती है, किंतु बाल्यावस्था में कितनी जाती है दोस्तों? दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है, नवजात शिशुओं की हड्डियों की संख्या होती है वह होती है 300। कितनी होती है दोस्तों? 300, अर्थात यह 270 के आसपास होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हम मान सकते हैं 300, किंतु आपको याद रखना है नवजात शिशुओं की हड्डी होती है 270, बाल्यावस्था में हो जाती है 350 और वयस्क में हो जाती है 206। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 300, हम मान सकते हैं 270 के आसपास। तो दोस्तों हमारा पुरुषों में नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है पुरुषों की नसबंदी को हम वेसिक्टोमी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और महिला में जो नसबंदी होती है दोस्तों उसे हम ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस अंग के रुधिर स्त्राव हेतु फीमोरल दबाव बिंदु को प्राथमिक उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों यह अंग होता है पैर। क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों पैर में क्यों? क्योंकि पैर में ही हम क्या करते हैं, फीमोरल दबाव बिंदु को प्रेषित करते हैं। यह एक प्राथमिक उपचार है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, आशा सहयोगिनी कितनी आबादी के लिए सेवाएं प्रदान करती हैं? तो दोस्तों यह आबादी होती है 1000 की। कितनी होती है दोस्तों? 1000। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन जन्म के समय दिया जाता है? तो जो बच्चा जन्म लेता है दोस्तों तो उसे जन्म के समय में वैक्सीन दी जाती है या 3 प्रकार की। कौन कौन सी? BCG का टीका, OPV का टीका और हेपेटाइटिस बी का टीका। दोस्तों यदि BCG का टीका बच्चे को नहीं दिया जाता तो उसे जन्म के एक साल के अंदर BCG का टीका दिया जा सकता है। OPV और हेपेटाइटिस बी, यह 3 जो दवा हैं, टीका है, वह बच्चे को दिए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, गर्भवती महिला को टिटनेस टॉक्साइड के 2 टीके लगाने के बीच कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए? तो दोस्तों गर्भवती महिला को क्या का टीका लगाया जाता है? उसे TD का, टिटनेस टॉक्साइड या टीडी डिप्थीरिया, टिटनेस डिप्थीरिया का टीका लगाया जाता है। तो 2 टीके लगते हैं, लेकिन 2 टीकों के बीच में कम से कम दोस्तों 4 सप्ताह अर्थात 1 मंथ का गैप होना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अपरिपक्व शिशुओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अर्थात ऐसा बच्चा जो क्या है पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ है, उनके बीच में कौन सा कथन है वह गलत है, हमें यहाँ ढूंढना है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कि इनमें जन्म के बाद तुरंत स्नान व तेल की मालिश करते रहना चाहिए। तो दोस्तों यदि कोई बच्चा है अपरिपक्व है तो उसे क्या करना चाहिए? तुरंत ही जन्म के बाद तेल और मालिश नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं तुरंत ही करने लगते हैं, तुरंत नहीं करना चाहिए। आइए अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 3 के अंतर्गत यदि वधू का पिता ऋणीगत प्रकृति के उपहार जो उसकी वित्तीय क्षमता के अधीन है दुल्हा को देता है, ऐसा उपहार दहेज की परिभाषा में आएगा, यह कथन कैसा है? तो दोस्तों यह कथन जो हो जाएगा, यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दहेज लेने या दहेज देने के लिए दिए गए विज्ञापन के मामले में कौन सा दंड दिया जा सकता है? तो दोस्तों दहेज लेने या देने यह धारा नंबर 3 से रिलेटेड है। यदि इसमें देने लेने के लिए विज्ञापन के मामले में कोई दंड दिया जाता है तो क्या होगा? 6 साल से न्यूनतम किंतु 5 वर्ष तक कारावास या 15,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों परीक्षा में दहेज से संबंधित हमें 7 से 8 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इसलिए हमें दहेज जो भी हमारे अधिनियम है उनके लिए क्या करना है, सबके लिए तैयार रहना है, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से हल करना है। आइए बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा घरेलू हिंसा अधिनियम से। घरेलू हिंसा अधिनियम दोस्तों इसमें क्या हुआ था, पूछा गया है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत चिकित्सीय सुविधा जो होती है वह किस धारा में इसका उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत चिकित्सीय सुविधाएं के संबंध में यह धारा 7 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर जो दोस्तों 7 होगा बिल्कुल वह सही उत्तर हो जाएगा। धारा 7 में चिकित्सीय सुविधाओं का उल्लेख किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत
साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार किस अधिनियम के लिए धारा में उपदर्शित है? तो दोस्तों घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम में महिला को साझी गृहस्थी के लिए निवास करने का अधिकार दिया गया है और यह दोस्तों अधिनियम की धारा 17 में दिया गया है। धारा 17 में वर्णित किया गया है साझी गृहस्थी के बारे में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम से ही। तो इसमें पूछा है दोस्तों घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत अनुतोष का आवेदन प्राप्ति के पश्चात कितने समय अवधि के भीतर अनुतोष के आवेदन पर कार्यवाही की जा सकेगी? तो दोस्तों यह की जा सकेगी कार्यवाही 3 दिवस के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा योजनाओं से। अगला प्रश्न जो है दोस्तों यह है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों समेकित इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसका लक्ष्य जो है यह है ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवारों को गरीबी की रेखा के पार करने में समर्थ बनाना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब की थी? तो दोस्तों यह की थी 2006 में, लागू की थी 2006 में। 1 जनवरी 2006 के बाद जितने भी बच्चे थे उन्हें लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाया गया था, इन्हें लाभ मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा के अधीन अपील करने के लिए प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों यह दिया गया है धारा नंबर 29 में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन प्रस्तुत कर सकता है? तो दोस्तों यदि घरेलू हिंसा की बहुत सारे यदि हमारे आसपास घटनाएं होती हैं तो इसके लिए जो भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है वह व्यथित व्यक्ति भी हो सकता है, संरक्षण अधिकारी भी हो सकता है या व्यथित व्यक्ति के निमित्त कोई भी अन्य व्यक्ति हो सकता है, वह आवेदन प्रस्तुत कर सकता है धारा 12 के अंतर्गत। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 में कौन सी धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? तो यह किया गया धारा नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी धारा 3। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल में प्रवेश करते समय कितनी फीस निर्धारित की गई है प्रति व्यक्ति? तो दोस्तों आपको याद रखना है शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था दोस्तों? 2009 में। 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। इसमें कोई भी बच्चा यदि स्कूल में प्रवेश करता है तो इन्हें कोई भी फीस नहीं लगेगी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा ग्रंथियों से है। ब्रूनर्स ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों ब्रूनर्स ग्रंथियाँ जो होती हैं वह पाई जाती है हमारी छोटी आंत में। छोटी आंत में जिसमें हमारे इलियम में पाई जाती है। इसमें 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? डुडेनियम, जेनुनियम और इलियम। तो यह डेडुनियम जो भाग होता है उसमें जो होती है हमारी ब्रूनर्स ग्रंथि पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा भोजन निगलते समय भोजन को श्वासनाल में रोके जाने से रोकने वाली संरचना क्या होती है? तो भोजन निगलते समय भोजन को श्वासनाल में जाने से रोकने के लिए हमारे जो आहार नाल होता है उसमें क्या होता है? घाटी ढापन। घाटी ढापन जो होता है दोस्तों यह भोजन को निगलने समय श्वासनाल में जाने से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा मनुष्य के जीवन काल में कितने बार 2 बार दांत उगते हैं? तो कितने बार उगते हैं दोस्तों? 2 बार। कितने आते हैं? पहले जो बच्चा होता है उसके जो पहली बार दांत उगते हैं उसमें 20 दांत होते हैं और बाद में कितने जाते हैं? 32। तो जो 20 दांत होते हैं दोस्तों कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 20 दांत। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न है किशोर खालिस्तान का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों किशोर जो अनुभव करते हैं वह दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आज का दोस्तों हमारा आखिरी प्रश्न है लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस प्रकार का घाव नहीं है? कटा घाव, फटा घाव और कुचला घाव। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये तीनों ही घाव के प्रकार नहीं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लिया होगा और आपके क्वेश्चंस आपको संभावित हो चुका होगा कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।